Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about global warming to affect overturning circulation of oceans. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड सीधे सवाल यूपीएससी मेंस में आए हैं कई दफ़ा, एपीएससी मेंस में भी पहले आए हैं, इस बार आने के चांसेस हैं. ये पूरा आर्टिकल जो है वो ओशन करंट से रिलेटेड है. तो ओशन करंट्स को कई कबार ये ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशंस भी कहते हैं. इसी ओशन करंट्स हैं क्या? तो मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द ओशन. तो सब सरफेस वाटर इक्वेटर से मूव करता है पोल्स की तरफ, और पोल्स पे जाकर के ये वाटर सबसाइड करता है. फिर डीप वाटर वहाँ से मूव करता है फ्रॉम पोलर एरिया टू द इक्वेटोरियल एरिया, और इक्वेटर के पास आते आते तक ये अप वेलिंग जोन में जाकर के ऊपर आ जाता है और एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर देता है, जिसको हम लोग ओवर टर्निंग सर्कुलेशन कहते हैं. यहाँ जाकर के यहाँ ओवर टर्निंग सर्कुलेशन जाकर के ओवरटर्न कर रहा है. तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड ओशन वाया दीज करेंट सिस्टम्स, और इनको कहा जाता है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन. इनको कभी कभार ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी मदद से हीट जो है वो इक्वेटोरियल रीजन से फिर वो ट्रांसमिट होता है, या आप कह सकते हैं कुछ हद तक डिस्पर्स होता है टू द पोलर एरिया. तो हीट, ज़्यादातर हीट तो ट्रॉपिकल रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इन दिस एरिया. और यहाँ से जो वाटर हीटेड होता है वो फिर धीरे धीरे हीटेड वाटर एनर्जी को या हीट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है विथ हेल्प ऑफ दिस ओशन करंट इनटू द पोलर एरिया. तो आप कह सकते हैं कि एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एट द सेम टाइम डिजॉल्व्ड कार्बन कंटेंट या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिर कार्बन कंटेंट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी धीरे धीरे उसकी बढ़ेगी. तो दिस इज़ हाउ यू कैन से कि दिस ओशन करंट एक्ट्स एज कन्वेयर बेल्ट. तो ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन एंड हीट अमंग्स द बेसिन बिटवीन ओशन एंड द एटमॉस्फेयर. तो इस तरीके से ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट या ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन काम करता है. अगर ये ओवरऑल ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन की बात की जाए तो इसके दो कंपोनेंट हैं. एक है नियर सरफेस कंपोनेंट, ये जो हॉट ओशन करंट है, नियर सरफेस कंपोनेंट. इट इज़ जनरली वार्म करंट दैट इज मूविंग एट रिलेटिवली फास्टर पेस एंड दैट इज एट द सरफेस ऑफ द ओशन. और पूरे ओशन का लगभग 10% वाटर इस फॉर्मेट में रहता है, नियर सरफेस ओशन करंट के फॉर्मेट में. ये फिर पोल्स के आसपास जाता है और वहाँ जाकर के सबसाइड करता है. फिर वहाँ से ये डीप ओशन करंट, जो दूसरा सेगमेंट है ग्लोबल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन का, डीप ओशन करंट के फॉर्मेट में वो पोल्स की तरफ से वापस इक्वेटर की तरफ आना शुरू करता है. 90% ऑफ द ओशन फॉर्म्स डीप ओशन करंट पार्ट. इट इज़ कूलर इन नेचर, मच कूलर एज कम्पेयर टू द warm or near surface current, and it is slow as well as far as the speed is concerned. तो इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट काम करते हैं जो कार्बन और हीट को डिस्पर्स करने में फ्रॉम इक्वेटोरियल एरिया टू द पोलर एरिया इसमें काम करते हैं. अगर एग्जैक्ट बात की जाए कि ये सर्कुलेशन में क्या क्या मैकेनिज्म होता है तो वो भी ज़रा देखते हैं. देखिए, मैं आपको समझाता हूँ. आपको मैं ओशन करेंट्स का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ. होता क्या है कि इक्वेटोरियल एरियाज़ में या आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में हीटिंग ज़्यादा होती है. हीटिंग ज़्यादा होने के कारण वाटर जो है वो वार्म हो जाता है. वार्म होने के कारण आप कह सकते हैं कि वाटर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, स्वेल कर जाता है, और जिस कारण से एक स्लोप जैसा क्रिएट होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया टू द पोलर एरिया. क्योंकि पोलर एरिया में टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो एक स्लोप जैसा क्रिएट होता है. स्लोप के कारण वाटर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया की तरफ मूव करना शुरू करता है. तो वाटर वुड मूव लाइक अ प्लेन शीट, राइट, इस तरीके से मूव करता ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया में. लेकिन बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑफ द अर्थ दैट इज अप्लाइड ऑन दीज वाटर बिकॉज ऑफ
रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ये जो पूरा का पूरा वाटर है ये इधर जाकर के कलेक्ट हो जाता है और फिर एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में मूव करने लगता है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो ये पूरा का पूरा जो वाटर ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया में एक प्लेन शीट के फॉर्मेट में बहता, ना कि एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड देन स्लोप क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग एंड कोरियोलिस फोर्स के कारण ये स्ट्रीम क्रिएट हो गया और ये वार्म वाटर इक्वेटर की तरफ से पोलर एरियाज में आने लगे। पोलर एरियाज में आते आते टेम्परेचर इतना कम होने लगता है कि दीज वार्म वाटर लूज देयर हीट एंड दे टर्न इनटू आइस, सी आइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी गर्म है, लेकिन पोलर एरिया में जाते जाते ये आइस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने लगता है। अब आइस में कन्वर्ट होने से होता क्या है कि इस वाटर की सॉल्ट रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सॉल्ट रिटेन करने की कैपेसिटी लगभग ख़त्म हो जाती है। तो ये आइस जो है सॉल्ट को एक्सपेल कर देता है अपने अंदर से, और जो ये सॉल्ट रिलीज होता है इस आइस के अंदर से, वो यहाँ के वाटर का, पोलर एरिया के वाटर का डेंसिटी बढ़ा देता है। एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी द वाटर स्टार्ट्स सबसाइडिंग। और ये वाटर जब सबसाइड करता है कूलर रीजन के वाटर को, नीचे साइड के डीप सी के कूलर रीजन वाटर को, फिर ये थ्रस्ट या फोर्स लगाता है विच फोर्स द कोल्डर वाटर टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन इन द बॉटम साइड ऑफ द ओशन। और ये कूलर वाटर जब यहाँ से मूव करने लगता है इक्वेटोरियल रीजन में, तो फिर नियर द इक्वेटर because of the vacuum created near the equator because of this warm water moving towards the polar side, इस वैक्यूम को भरने के लिए ये कोल्ड वाटर यहाँ आकर के ऊपर की तरफ उठने लगता है, ये बनाता है अपवेलिंग जोन, और इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है ओशन करंट का। सब सरफेस ओशन करंट, यहाँ पे सी आइस बना, सॉल्ट रिलीज हुआ, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ी बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द सॉल्ट, डेंसिटी बढ़ने के कारण वाटर सबसाइड किया, कूलर वाटर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन क्रिएटिंग दिस कन्वेयर बेल्ट्स। अब न्यूज़ क्या निकल करके आ रही है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये जो मूवमेंट है या ओशन करंट्स का कन्वेयर बेल्ट जैसा मैकेनिज्म है, इट इज़ स्लोइंग डाउन। और इसके स्लो डाउन होने के कारण, ये हाल फिलहाल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, राइट। ये रिसर्च पेपर, एज पर रिसेंट रिसर्च, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग रैपिड मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिक आइस, और इस कारण से देयर विल बी ड्रामेटिकली स्लोइंग डाउन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड ओवरटर्निंग ऑफ सर्कुलेशन विल बिकम वीक एंड दैट कैन हैव डिजास्टरस इम्पैक्ट ऑन global climate as well as stability of ice shelves and all। अभी सवाल जो पूछा जा चुका है जिस तरीके का, ओशन करेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ऑफ द क्लाइमेट, डिस्कस हाउ ओशन करेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। ओशन करेंट्स कैसे बनते हैं, ये इस सवाल का, हर सवाल को पहले ब्रेक करना सीखिए कि इसमें क्या पूछा गया है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछा गया है कि कैसे ओशन करेंट्स बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस। तो फॉर्म्ड एंड इन्फ्लुएंस आर द टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि ओशन करेंट्स फॉर्म कैसे बन करते हैं, तो उसके सारे फैक्टर्स को आपको लिख देना है। प्लानिटरी विंड्स, टेम्परेचर के कारण ही तो ये स्लोप बनता है, राइट, और वार्म वाटर मूव करता है, तो सैलिनिटी, कोरियोलिस फोर्स, ये सब फैक्टर्स बता करके आपको बताना है ओशन करंट्स बनते कैसे हैं। एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ओशन करंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपने जरूर बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, मृदुल सर ने भी पढ़ाया होगा कि जो नॉर्वे या रसिया के जो नदर्न साइड के पोर्ट्स हैं, दे रिमेन फ्रोस्ट फ्री बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट। उसके अलावा कई सारे जो डेजर्ट्स हैं, जो मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कोल्ड ओशन करंट, जैसे कि हम्बोल्ट करंट और या पेरू करंट इज द रीजन बिहाइंड अटकामा डेजर्ट एंड ऑल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मेनली बिकॉज ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द वार्म ओशन करंट नियर द ट्रॉपिकल एरिया। तो ये सब फैक्टर्स हैं या ये सब इम्पैक्ट हैं ओशन करेंट्स के ऑन लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा। याद रखें, ज्योग्राफी का आंसर बिना डायग्राम के कंप्लीट नहीं माना जाता। ये तो मैंने बस हिंट्स दिया है आपको। तमाम डायग्राम्स, जब अटकामा डेजर्ट बना रहे हो तो आपको उसके साथ पेरू करंट एडजेसेंट में दिखाना ही होगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बना करके बतानी होगी। बिना डायग्राम के ज्योग्राफी में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कुछ दिनों पहले देखी थी।
दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। 2-3 दिनों पहले मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमारे असम के अंदर असम स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चुने गए हैं, भास्कर ज्योति महंता साहब, जो पहले फॉर्मर डीजीपी रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि आरटीआई के अंदर अगर किसी भी एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन सीख करना है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस तो 10 रुपये के साथ एक रिटन एप्लीकेशन देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में भी निकाला जा सकता है इन्फॉर्मेशन। और उसका हायरार्की मैंने आपको समझाया था कि देयर इज एन एपिलेट अथॉरिटी और फिर उसके ऊपर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस। सिमिलरली देयर इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस। और ये एप्लीकेंट को रेस्पेक्टिवली जिस तरीके के ऑफिस से इन्फॉर्मेशन निकालना है वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करना होगा अंडर आरटीआई एक्ट। ये सब तो हमने देखा था, 2-3 दिनों पहले ही देखा था। अभी थोड़ी सी एक और चीज़ निकल करके आ रही है। 2 चीज़ें हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड, 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं आरटीआई एक्ट से रिलेटेड। पहला आर्टिकल है जहाँ पे ये 2016 का केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्रीज़ के बारे में आरटीआई फाइल किया था। वो जानना चाहते थे कि उनकी डिग्री जो है वो कौन कौन सी डिग्री है और वो कितनी जेन्युइन है। इसको लेकर के उन्होंने आरटीआई फाइल किया था अरविंद केजरीवाल जी ने। ये मामला 2016 का है। उसमें स्टार्टिंग में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे प्रधानमंत्री जी के डिग्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन सीख भी किए थे। मतलब अरविंद केजरीवाल जी का जो रिक्वेस्ट है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर मामला पहुंचा कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, आई एम सो सॉरी, गुजरात हाई कोर्ट, कि क्या इसमें अरविंद केजरीवाल जी का जुरिडिक्शन बनता है, क्या ये पर्टिकुलर केस में आरटीआई फाइल की जा सकती है या नहीं। ये मामला पहुंचा पीएमओ की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिग्री किसी एक स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसको आरटीआई के अंदर डिमांड नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में अरविंद केजरीवाल जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का डिमांड किया उन्होंने अंडर आरटीआई एक्ट, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का तो मामला है नहीं। ये किसी भी स्टूडेंट की डिग्री को डिमांड करना ये उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और जब तक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला ना हो तब तक ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीक नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज़ मेड मॉकरी ऑफ दिस आरटीआई एक्ट। गलत इंटेंशन से बेवजह का पॉलिटिकल स्टंट के लिए उन्होंने ये आरटीआई फाइल किया है और फ्रिवलस आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करने पे कभी कभार फाइन भी लग सकता है और वही इस केस में देखा गया है। गुजरात हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹25,000 ऑन दिल्ली सीएम। अब मुद्दा ध्यान देने वाली बात यह है, पीटी में के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी स्टूडेंट का एजुकेशनल डिग्री क्वालिफिकेशन आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है अनटिल इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये बात ध्यान देने वाली है पीटी पर्सपेक्टिव से। दूसरा न्यूज़ जो आरटीआई से रिलेटेड है वो ये है कि भारत सरकार की एक एजेंसी है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, इसका नाम है CERT-in, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अभी CERT-in को एग्जेम्पशन दे दिया गया है फ्रॉम आरटीआई एक्ट। अभी इट विल बी सून गिवन एग्जेम्पशन फ्रॉम आरटीआई एक्ट। तो मुद्दा यह है कि CERT-in जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज़ ए नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग and it strengthens security related defense of Indian internet domain. Now it will be free from RTI ambit. तो अब इस पर कोई आरटीआई फाइल करके इसके फंक्शनिंग से रिलेटेड सवाल नहीं पूछ सकता। तो इस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देने की कोशिश की गई है CERT-in को। ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म के तौर पे भी देखा जा सकता है। आरटीआई पे कभी इस तरह का सवाल आ जाए, उस पर क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि भारत सरकार कानून बना करके कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आरटीआई एम्बिट से बाहर लेकर के जा चुकी है। दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड आरटीआई वीक इन मैनी केसेस। इस तरह का सवाल मेंस में आपको अब समझ आ ही गया होगा कि पहले मैं प्रीलिम्स के ज़्यादा सवाल कराता था, अब चूंकि मेंस आ रहा है कई सारे स्टूडेंट्स का, तो मेंस पर्सपेक्टिव से मैं कुछ आंसर्स करा रहा हूँ ताकि उनको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ अंदाज़ा लगे। सवाल ये है मेंस का, डिस्कस द रोल ऑफ आरटीआई इन डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू आरटीआई एक्ट।
तो मोटा मोटा आपको एक अच्छा ओपनिंग लाइन देना होगा आरटीआई के लिए कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड आरटीआई एक्ट इज़ वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. It is creating awareness, increased responsiveness amongst the government offices, culture of obligation in government offices. कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप आरटीआई के दे दें कि कैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के आरटीआई वाज यूज्ड टू एक्सपोज सोलर लाइट स्कैम एंड ऑल, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई पहले डिस्कस कर लिया, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड देन यू हैड टू डिस्कस द कंसर्न्स रिलेटेड टू आरटीआई. तो पेंडेंसी ऑफ केसेज एंड ऑल, तो 2-3 दिनों पहले जब मैं आसाम के से रिलेटेड आरटीआई कर रहा था तो वहाँ मैंने आपको बताया कि आसाम के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस का बड़ा प्रॉब्लम है, 1000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है. अवेयरनेस का प्रॉब्लम है. एग्जैक्ट कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा अंडर आरटीआई एक्ट वो डेफिनेशन नहीं है. फ्रेवुलस केसेस या रिक्वेस्ट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं आरटीआई एक्ट में, लोग अननेसेसरी डिमांड करते हैं. आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. दीज आर सर्टेन लूप होल्स और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आरटीआई एक्ट. उसमें एक मौजूदा प्रॉब्लम ये भी दे सकते थे कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन मेड फ्री or from the ambit of RTI. There have been some laws like Official Secret Act that gives blanket protection to many government offices regarding certain information that acts as a blot on RTI Act. इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं. The next article is about new foreign trade policy and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Current news ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने हाल फिलहाल में इंडिया के लिए नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर द ईयर 2023 अनाउंस किया है. दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टिल ईयर 2028, यानी कि 5 साल के लिए हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की गई है. आप अगर देखो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट किस तरीके से राइज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स. 2016 में हमारा लगभग इंडिया का एक्सपोर्ट था 435 बिलियन का, जो अब बढ़ करके हो गया है 760 बिलियन का, यानी कि लगभग 75% का इंक्रीमेंट है. दीज डेटा आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस आंसर राइटिंग, राइट. जब तक डेटा नहीं होंगे, आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, आप मेंस में लिखेंगे क्या. सो डेटा अब रटने होंगे. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो भारत सरकार ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया, दैट विल बी एप्लीकेबल टिल 2028. उसके की फीचर्स देखते हैं. तो पहला है फीचर दैट विल बी मोर फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन. तो अब एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे उसमें सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगे, ऑटोमेटिक क्लियरेंसेज होंगे, मतलब हिंड्रेंसेज मिनिमाइज किया जाएगा. दैट इज़ द आइडिया. तो मूविंग अवे फ्रॉम इंसेंटिव रेजीम टू अ रेजीम ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड सपोर्टिंग द एक्सपोर्टर्स. तो पैसे का सिर्फ बेनिफिट देने के बजाय सब एक्सपोर्टर्स को पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट को समझने का सिस्टम हो. उन सब जगह पे एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया जाए रादर दैन जस्ट गिविंग देम मॉनेटरी इंसेंटिव. प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ फोकसिंग मोर ऑन मैकेनिज्म्स ऑफ पेपरलेस एंड ऑनलाइन इन्वायरमेंट. उसके अलावा टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस. तो हमारे देश में ऑलरेडी 39 टाउन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, उसमें 4 और ऐड कर दिए गए, तो अब हो जाएंगे 43 टाउन्स ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, जहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है. तो 4 जो नए टाउन्स ऐड किए गए हैं, दे आर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी. एक नई स्कीम लाई गई है माई स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम. इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम इट इनविसाइजेस टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट. अगर आप ध्यान दें, ये 3 बातें रट लेना आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से रिलेटेड. इसके 3 गोल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, 1 इज़ टू मेक इंडिया एज ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. सेकेंड इज़ टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब्स डेवलप करना. तीसरा, करेक्टिंग इम्बैलेंसेस विद इन इंडिया, तो जिन जिन एरिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है उन एरियाज़ को सपोर्ट करना. दैट इज़ द थर्ड एम ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, दैट इज़ अनदर गोल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023. स्कोमेट पॉलिसी स्टैंड्स फॉर स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इन सारे एरियाज़ में एक्सपोर्ट या आउटरीच को प्रमोट करना गोल रहेगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023. ध्यान देने वाली बात, एक डेटा यहाँ पे है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा. 2022-23 में हमारा एक्सपोर्ट है लगभग 760 बिलियन डॉलर्स का. इसको लगभग 3 गुना बढ़ाने का गोल है इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023.
and by 2030 the goal is to take India's export up to $2 ट्रिलियन, यानी कि मौजूदा जो है $760 बिलियन का, उससे 3 गुना बढ़ा करके $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का गोल है बाय 2030। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, EPCG स्कीम, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स, आई होप आपको कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स के बीच का अंतर तो पता ही है, तो अगर कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंज्यूमर गुड्स, तो उस कैपिटल गुड्स पे के इंपोर्ट पे ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। कैपिटल गुड्स यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी मदद से दूसरे गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो अगर कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है जिसकी मदद से एक्सपोर्ट रिलेटेड या एक्सपोर्ट रेडी कंज्यूमर गुड्स अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ कर दिया जाएगा। इट अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट 0 कस्टम ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। उसके अलावा एमनेस्टी स्कीम एक लाई गई है। देखिए एमनेस्टी स्कीम, जैसे कि टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कई सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें सरकार का क्लेम है कि टैक्स पेयर पे इतना टैक्स बनता है, लेकिन टैक्स पेयर का कहना है कि नहीं, आपने टैक्स कैलकुलेशन गलत किया है। तो टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को टाइम बाउंड में रिजॉल्व करने के लिए सरकार लेकर के आई थी विवाद से विश्वास इनिशिएटिव। वैसे ही एक्सपोर्टर्स और सरकार के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और उस पर डिफ़ॉल्ट और टैक्सेस के जो इश्यूज हैं, एक्सपोर्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्ट टैक्सेस के इश्यूज हैं, उसको वन टाइम रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार के लेकर के आई है एमनेस्टी स्कीम, जिसमें भारत सरकार इस तरह के कुछ बेनिफिट्स देगी कि भाई तुम पे, हमारे हिसाब से तुम पे फाइन लगना था मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो 30% 3 लाख रुपए दे करके केस को ख़त्म करो। दिस इज़ हाउ अ विंडो फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर डिफरेंट ऑब्लिगेशंस, एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आई है सरकार। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स के साथ भारत सरकार के डिस्प्यूट हैं उसको एक बार में रिजॉल्व करने के लिए, एक बार के लिए 2 महीने 4 महीने का एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आई है सरकार, जिसमें एक पैकेज, लमसम पैकेज अनाउंस करके बोली कि भाई ये ऑफर है, इतना बेसिक मिनिमम भरो, पूरा फाइन नहीं, बेसिक भरो, ख़त्म करो। इसी तरीके का एक स्कीम लेकर के आई थी विवाद से विश्वास स्कीम टू सेटल टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेवा सेतु एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इसके लिए सबसे पहले समझना होगा अबाउट असम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट ऑफ 2012 विच वॉज अमेंडेड इन 2019। ये जो कानून है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको टाइम बाउंड फैशन में सिटीजन्स को अवेलेबल कराना है ऑफ असम। तो जो भी असम सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनको कुछ कुछ सर्विसेज मैंडेट किया गया है कि ये सर्विसेज आती हैं राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत, और ये सर्विसेज लोगों को टाइम बाउंड फैशन में अवेलेबल कराना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो इसमें राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 विच वॉज अमेंडेड इन 2019 क्या कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू बी रिसीव्ड नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज इन टाइम। तो जो भी नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज उसको टाइम बाउंड फैशन में सिटीजन्स को वो सर्विसेज अवेलेबल कराना है। डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट टू डिलीवर द नोटिफाइड सर्विसेज विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ड्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल किया कि मुझे ये सर्विस चाहिए, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलना चाहिए कि हाँ आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, ताकि एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर। इफ़ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द डेजिग्नेटेड पब्लिक सर्वेंट मस्ट इन्फॉर्म द बेसिस बिहाइंड रिजेक्शन। प्रोविजन ऑफ अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, प्रोविजन फॉर सेकेंड अपील, डिफॉल्ट अथॉरिटीज टू बी पेनलाइज्ड। तो ये राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एथिक्स परस्पेक्टिव। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो आपका पेपर 5 है या जीएस पेपर 4 है, ओवरऑल पेपर 5 है, उसमें चैप्टर 7 है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, उसमें आप राइट टू पब्लिक सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आसाम इश्यूज जो पेपर 6 है आपका, उसमें तो पूछा ही जा सकता है इस तरह का सवाल, एन्यूमरेट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आसाम राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट ऑफ 2019। ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ लिखने होंगे। कौन कौन से सर्विसेज राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में आते हैं वो यहाँ लिख करके दिया है हमने। आप सब रटने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप पढ़ सकते हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ये सब
आता है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत, और ये आपको टाइम बाउंड फैशन में अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा। जीएमसी से ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन तरीके से टाइम बाउंड फैशन में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर डिले होता है तो एक एप्लीकेंट के पास क्या रिकोर्स है वो भी ज़रा समझिए। एक एप्लीकेंट कैन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले। Even if the services are delayed or denied or refused without valid reason, then the second appeal can be made to Assam Administrative Tribunal, which is also known as RTPS Commission, if the applicant is not satisfied with the verdict of appeal. तो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आते हैं उनको टाइम बाउंड में अवेलेबल कराने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था, राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल, RTPS पोर्टल। वही उसी से रिलेटेड करंट न्यूज़ है। नाउ RTPS पोर्टल विल बी नोन एज सेवा सेतु विद द टैगलाइन वन प्लेटफॉर्म मल्टीपल सर्विसेज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में I'm so sorry, the second statement is wrong. The unique characteristic of piezoelectric effect is that it is irreversible. ऐसा नहीं है, it is reversible. दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है। मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बना सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर बी होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। ये आंसर ए होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।